आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक जो कि रहेगा सेविंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कृषि उपज का संरक्षण। तो कृषि उपज का संरक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो कटाई होती है कोई भी फसल की कटाई के बाद खेत से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उनको नष्ट होने से या फिर उनकी हानि होने से रोकना या फिर बचाना, जिसके लिए निम्न उपाय अपनाए जाते हैं कि जिससे कि उचित हैंडलिंग हो, मतलब कि उसको लाना ले जाना रखना जो भी हो अच्छे तरीके से हो, उसको स्टोर करना जहाँ पे भी हम स्टोर करें वहाँ का सब प्रॉपर तरीके से रहे, और प्रिजर्वेशन है, प्रसंस्करण है, कोई भी उसमें जो प्रोसेसिंग हो रही है, परिवहन तो लाना ले जाना जो भी है वो भी प्रॉपर तरीके से रहे, और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन वाला भी आ जाएगा, मूल्य संवर्धन। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि जो भी फसल है उनको अधिकतम उपयोग किया जा सके, जिससे कि क्या होगा कि जो पोषण तत्व है वो सुरक्षित रहेंगे, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो वैसे के वैसे उसमें बने रहें, जो भी खाद्य मात्रा है जितनी मात्रा में उतनी ही मात्रा वो रहे, कम नहीं हो, बर्बाद नहीं हो, किसानों की आय में वृद्धि होगी। जैसे कि यदि जो कृषि रहेगी, कृषि उपज जो है किसानों की यदि वो बर्बाद नहीं होगी तो वैसे भी उनकी जो है आय में वृद्धि हो जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, तो इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अब इसके बाद है कृषि उपज जो संरक्षण है उसको क्यों बचाने की आवश्यकता है या संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो देखो, भारत में जो है हर वर्ष बड़ी मात्रा में जो पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, जैसे कि अपनी फल सब्जियां हो जाएंगी, अनाज, दूध, मांस, मछली, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगे। तो ये इनका क्या बहुत बड़ी मात्रा में हर साल जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। इसके कारण क्या है कि जो कोल्ड स्टोरेज है उसकी कमी है हमारे भारत में, मतलब कि जहाँ पे ठंडा उसको करके रखा जाए ठंडे वातावरण में, तो वो हमारे पास कमी है। परिवहन की खराब व्यवस्था, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब होना, मतलब कि जो इंसेक्ट वगैरह माइक्रोबियल हैं, मतलब कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उनसे कीटों जो कीड़े ईड़े जो उसमें लग जाते हैं उनके द्वारा भी खराब कर दी जाती है। यांत्रिक क्षति हो जाती है। मौसमी अधिक उत्पादन, कई बार जब कोई मौसम में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो वो भी वेस्टेज हो जाता है। अब भारत में अनुमानित हानि कितनी होती है, तो हर वर्ष लगभग 20 से 30% जो कृषि होती है उपज वो कटाई के बाद खराब हो जाती है। ये बहुत बड़ा परसेंट है। ये अब इसके बाद कटाई के बाद होने वाली हानि के कारण क्या है, किस किस के कारण हानि हो सकती है। तो सबसे पहले अपन देखें कि जैविक कारण, बायोलॉजिकल कॉजेस कौन कौन से होते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया है, ईस्ट है, उसमें फंगस लग गई, फफूंद, मतलब कि यदि ये उसमें ग्रोथ हो जाएगी तो ख़राब हो जाते हैं। कुछ जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके द्वारा नुकसान करा दिया जाता है। चूहों के द्वारा संग्रहित अनाज को नाश कर दिया जाता है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी जो गोदामों में रखे रहते हैं वहाँ पे चूहों बहुत सारी फसल को नाश कर देते हैं। दूसरा इसमें आ जाएगा रासायनिक कारण, जो केमिकल कॉजेस होते हैं। तो एंजाइम के कारण ब्राउनिंग, तो जो एंजाइम्स होते हैं हर फूड प्रोडक्ट में होते हैं जो उसमें पकने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो उसमें यदि एंजाइम है और वो एक्टिव अवस्था में है तो उसके कारण उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ब्राउनिंग मतलब ब्राउन कलर का हो जाना। वसा का ऑक्सीकरण, यदि उसमें फैट प्रेजेंट है तो फैट यदि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो जो अपना फैट उसमें रहेगा वो फूड प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। विटामिन का विघटन हो जाना। इसके बाद आते हैं भौतिक कारण या फिर फिजिकल कारण जो रहेंगे। वो क्या होगा, परिवहन के समय चोट लगना, मतलब कि यदि लेके जा रहे हैं, सब्जियां हैं वो है, उसको अच्छे तरीके से उसमें रखा नहीं, भारी चीज़ जो है वो ऊपर रख दी, सॉफ्ट चीज़ें जो रहेंगी जैसे टमाटर वगैरह उनको नीचे रख दिया, तो उसमें क्या होगा कि टमाटर ख़राब हो जाएंगे। तो इस टाइप से अनुचित पैकिंग उसकी प्रॉपर नहीं की है तो हो जाएगा। या फिर वर्षा या फिर अत्यधिक जो गर्मी रहेगी उसके नुकसान में भी कई बार देखा जाता है कि ज़्यादा बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं तो ख़राब हो जाती है बारिश, या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो गर्मी में भी जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये असावधानी पूर्वक हैंडलिंग, वही मतलब कि उसको प्रॉपर तरीके से आपने हैंडल नहीं किया तो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आधारभूत संरचना की कमी, बेसिक जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसकी कमी, तो जैसे कोल्ड स्टोरेज की अपर्याप्तता, कि इतनी मात्रा में जितना उत्पादन हो रहा है उतनी मात्रा में उसको रखने के लिए हमारे पास कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। जैसे कि हमारे पास घर में फ्रिज होता है तो हम फ्रिज में सब्जियां वगैरह रखते हैं तो थोड़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं। ऐसे ही जो किसान वगैरह रहते हैं जब उनका उत्पादन इतना ज़्यादा होता है तो उनके स्टोरेज के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ख़राब सड़कें भी ख़राब हैं तो लंबा टाइम लग रहा है उनको मंडी तक पहुंचाने में, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। रेफ्रिजरेशन सुविधाओं का अभाव हो जाएगा, अपर्याप्त गोदाम व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो है आधारभूत संरचना के अंतर्गत आ जाएंगी। अब कौन कौन सी विधियों से कृषि को जो उपज है उसका संरक्षण किया जा सकता है, तो सबसे पहले आ जाएगा उचित भंडारण, प्रॉपर स्टोरेज। तो इसमें आ जाता है एक पारंपरिक विधियां जो हमारे पुराने टाइम से चली आ रही हैं, जैसे अनाज रखने के बोरों में हम उसको रखते हैं। मिट्टी के कोठार, पहले ज़माने में देखो मिट्टी के ऐसे बड़े बड़े वो बना के रखते, उसी के अंदर ये लोग क्या कहते थे, अनाज वगैरह उसको भर के रखते थे। धूप में सुखाना, और जब भी जैसे गर्मियों का टाइम आ जाता है, जब बारिश निकली, बारिश के बाद जब धूप आती है क्योंकि सीलन सी हो जाती है, तो उसको धूप में सुखाना, ये सभी चीज़ों से उचित भंडारण हो जाएगा पारंपरिक विधियों के अंतर्गत। और आधुनिक विधियाँ कौन सी हो जाएंगी कि ज़्यादा जब हो जाती है उपज तो उसको वेयर हाउस में रख दिया जाता है, भंडार गृह में रखना, या फिर कोल्ड स्टोरेज जो रहेंगी यूनिट वहाँ पे रखना, जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर रहा हो, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो, ज़्यादा ठंड भी नहीं हो, जहाँ पे तो उधर पे रखना। साइलो ये भी बहुत बड़े बड़े भंडारण टाइप से होते हैं, स्टील कुछ उसके बने होते हैं, उसमें रखना। और दूसरा आ जाएगा परीक्षण की तकनीक है, परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम। एक तो भौतिक विधियाँ होती हैं कि कोई भी जो अनाज है या फिर सब्जी वगैरह उसको सुखा के लंबे टाइम तक के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में मतलब कि हम फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजिंग जमा कर रख सकते हैं उसको। रासायनिक विधियों में नमक या फिर चीनी का उपयोग, नमक जैसे कि हम अचार डालते हैं तो नमक का यूज़ करते हैं तो लंबे टाइम तक चलेगा। चीनी जैसे कि जैम या जेली बनाते हैं तो भी वो लंबे टाइम तक चल जाता है सिरका के रूप में, या फिर प्रिजर्वेटिव जो और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनका यूज़ करके हम जो है जो खाद्य पदार्थ हैं उनको ख़राब होने से थोड़ा टाइम तक के लिए बचा सकते हैं। जैविक विधियाँ कौन सी आ जाएंगी, बायोलॉजिकल मेथड, जैसे कि फर्मेंटेशन, जो कर्ड, जैसे दूध का फट के जो कर्ड बनता है, कर्ड हो जाएगा। पिकल्स हो जाएगी, पिकल्स भी मतलब कि अचार भी बहुत सारे जो है फर्मेंट होके बनते हैं। इडली डोसा जो होता है वो जब हम दाल और चावल को पीस के और फिर कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो फिर जब वो जैसे कि इडली का जो घोल बनता है वो आ जाएगा फर्मेंटेशन के अंतर्गत। अब इसके बाद आ जाएगा मूल संवर्धन, वैल्यू एडिशन। तो जो कृषि उपज है उसको अधिक समय तक टिकाऊ उत्पादों में बदलना, ठीक है। जैसे कि उसमें कोई प्रोसेस कर दी तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाए। जैसे दूध है, दूध से घी, पनीर या फिर चीज़ बना लिया। टमाटर से प्यूरी, केचप बना लिया। आम से आम का पल्प निकाल लिया, अचार या जैम बना लिया। अनाज से भी आटा में कन्वर्ट कर दिया या फिर फ्लेक्स बना लिए। तो इससे सेल्फ लाइफ क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी और किसानों की आय भी बढ़ जाती है। अब इसके बाद प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, तो प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग जो भी उसमें प्रोसेसिंग है, जैसे कि उसको साफ़ करना, उसकी छटाई करना, उसमें गंदा अंदा है या फिर जो भी है उसकी ग्रेडिंग करना छोटे बड़े के अकॉर्डिंग, उसको काटना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब पैकेजिंग सामग्री, जैसे अब किस चीज़ में पैकेजिंग उसकी हो रही है, जैसे कांच में हो रहा है क्या, टिन कैन होते हैं, प्लास्टिक फिल्म होती है, वैक्यूम पैक होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन सबसे भी अफेक्ट करेगा। तो पैकेजिंग उपज को क्या करेगा, नमी, हवा, कीटों और जो यांत्रिक क्षति है उससे सुरक्षित रखता है, इसलिए उसकी पैकेजिंग की जाती है कि बाहर का जो वातावरण है उससे उसका अफेक्ट नहीं हो। अब परिवहन प्रबंधन, अब ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो रेफ्रिजरेटेड वैन, जिसमें मतलब ठंडा करके रखने का कोई इक्विपमेंट हो जिसमें स्टोर रहे वो, और फिर उसको यहाँ से वहाँ ले जाया जाए, तो ऐसा हो सकता है। झटकों से सुरक्षित पैकिंग, मतलब कि यदि गड्ढे वगैरह भी आते हैं तो उसमें ऐसा नहीं हो कि इतना सॉफ्ट कोई मटेरियल है कि वो टूट फूट जाए, तो ख़राब हो जाए, क्षति हो जाए कुछ, तो उससे भी सुरक्षित के लिए अच्छी उसमें पैकिंग होनी चाहिए। मंडी तक शीघ्र पहुंचाना, जितनी जल्दी हो फसल उपज जो कटने के बाद उसको मंडी तक शीघ्र पहुंचाना चाहिए। अब सरकारी एवं सामुदायिक सहयोग क्या हो सकते हैं, एक तो जो मेगा फूड पार्क हैं ये हो सकते हैं। कोल्ड चेन योजना, ये इसके थ्रू किसान उत्पादक संगठन जो हैं कटाई पश्चात तकनीकी प्रशिक्षण उनको दिया जाए। और स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनके खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ होती हैं फूड प्रोसेसिंग की, ये सब उनको इन्फॉर्मेशन देना, ये सब उनको प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब महत्व क्या है कृषि उपज संरक्षण का, तो सबसे पहले तो आ जाएगा पोषण संबंधी महत्व। तो वर्ष भर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित होती है, एक तो कि मतलब पूरे साल अपन को जो खाद्य पदार्थ है वो अवेलेबल रहता है। आहार में विविधता भी आ जाती है, सारे आहार इतने वैरायटी में हमको मिल जाते हैं।
आर्थिक महत्व क्या हो जाएगा कि किसानों का नुकसान कम होता है, आय बढ़ती है उनकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बल मिलता है, मतलब कि जो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कुछ भी चेंज करना, जैसे दलिया बन गया, सूजी हो गया, या फिर इससे रिलेटेड और भी कोई फूड प्रोडक्ट बन गए तो उसके लिए हेल्प मिल जाएगी। सामाजिक महत्व क्या रहेगा कि ग्रामीण रोजगार के अवसर मिलते हैं, आसपास यदि यूनिट कोई खुली हुई है, आसपास कोई उद्योग है तो उसमें लोगों को अवसर मिल जाएगा रोजगार का, स्थानीय अर्थव्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है उससे। पर्यावरणीय महत्व क्या हो जाएगा कि जो खाद्य अवशिष्ट है वो खराब कम होंगे तो ज़्यादा निकलेगा नहीं, और प्राकृतिक संसाधनों की बचत भी होगी। और समरी हम देखें तो देखो, कृषि उपज संरक्षण किया जाएगा से खाद्य अपव्यय एवं भूख कम होती है। उचित भंडारण, परिरक्षण तथा मूल्य संवर्धन से 20 से 30% पोस्ट हार्वेस्ट हानि को रोका जा सकता है, यदि हम प्रॉपर तरीके से उसका भंडारण करें और प्रिजर्वेशन करें तो इससे पोषण सुरक्षा हो जाएगी, आर्थिक विकास हो जाएगा और किसान आय वृद्धि ये सुनिश्चित होगी। तो ये इसका ओवरऑल एक ये फोटो है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।